Hello guys, welcome to Manparaz Academy. Today's topic is पाइलोरिक एस्ट्रोनोसिस. पाइलोरिक एस्ट्रोनोसिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, सारा कुछ जानेंगे. और आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है. चाहे वो किसी भी मेडिकल स्ट्रीम से आप आते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, फार्मेसी हो या एमएलटी हो, कोई भी. तो पाइलोरिक एस्ट्रोनोसिस जो है कि एक तरह से हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है. क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में देखा जाता है. कंजेनाइटल है ये एक पेडियाट्रिक का छोटा सा टॉपिक्स है और ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है. तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे. इसका डिफिनीशंस क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन क्या है, क्या काउजेज होता है, क्या साइन सिम्टम्स मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं, या क्या डायग्नोसिस करना होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मतलब मैनेजमेंट क्या होता है. तो सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे. तो सिर्फ बने रहे, सिर्फ अपना एक कलम ले ले और पेज कॉपी जो भी लेना है रख लीजिए. और उसके बाद एनर्जी के साथ एकदम मतलब स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को और बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे. और ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है मतलब इसमें कोई झंझट नहीं है, मतलब कि आपको सीधा दिमाग में बैठा लेना है. इस टॉपिक्स को ज़्यादा रटना नहीं है, सीधा सा माइंड में फिट करना है. तो आप मतलब लगातार 5 से 10 मिनट आराम से बैठ सकते हैं तो इस टॉपिक को ज़िंदगी भर के लिए याद कर सकते हैं, मेमोरी में फिट कर सकते हैं. तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा. तो आते हैं टॉपिक पे. तो पाइलोरिक एस्ट्रोनोसिस को हम लोग कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिड स्टेनोसिस भी कहते हैं. तो सबसे पहला पाइलोरिक एस्ट्रोनोसिस कहते किस लिए? तो पाइलोरिक एक रीजन होता है हमारे स्टोमक में. स्टोमक के हमारा जो लास्ट पार्ट होता है ये हमारा पाइलोरिक होता है. क्या होता है? एक हमारा स्टोमक का लास्ट पार्ट्स होता है जो कि एक तरह से ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है. ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडोनम हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. हमारा पहला पार्ट जो होता है ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा पार्ट होता है. और स्टोमक से ऊपर का जो पार्ट होता है वो ईसोफेगस होता है. हमारे जैसे माउथ आया, ईसोफेगस आया, ईसोफेगस से हमारा स्टोमक आता है. स्टोमक के बाद हमारा एक पाइलोरिक लास्ट स्टोमक का पार्ट होता है. और उसके लास्ट उसको कौन कनेक्ट करता है? मतलब कि ड्यूडेनम से मतलब कनेक्ट होता है. ड्यूडेनम मतलब हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं. तो ड्यूडेनम हमारा स्टोमक से कनेक्ट होता है. उसी के बीच में हमारा एक पाइलोरिक मतलब पाइलोरिक रीजन होता है. पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक स्पिंचर्स भी बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पर जो स्टोमक के ऊपर में हमारा रहता है ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में, उसको एक तरह से कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं या जैसे कि डायफ्रागम भी बोलते हैं. तो उस रीजन में, लेकिन हम लोग को अभी लोअर रीजन देखना है, स्टोमक का लोअर रीजन. स्टोमक के लोअर रीजन में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो वहीं पर मतलब कि एक तरह से ये दिक्कत होता है पाइलोरिक एस्ट्रोनोसिस. तो इसको समझने के लिए ज़्यादा देखिए दिमाग नहीं लगाना, इस बस पार्ट को समझिए. ये हमारा स्टोमक है, ये हमारा पूरा पार्ट स्टोमक है. ये हमारा ईसोफेगस आता है जो कि माउथ से आता है और इसमें कोई भी फूड कंटेंट आता है तो स्टोमक में आता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है. तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ड्यूडेनम होता है. और ड्यूडेनम से भी ऊपर पाइलोरिक होता है. पाइलोरिक एक तरह से स्पिंचर की तरह काम करता है. तो पाइलोरिक रीजन में ही एक तरह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस होता है. ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह से होता है तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में. सबसे पहला इसीलिए इसको पाइलोरिक एस्ट्रोनोसिस बोला जाता है और इसको कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिड एस्ट्रोनोसिस भी बोला जाता है. कंजेनाइटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों में ही ज़्यादातर ये देखने को मिलता है. तो बच्चों में देखने को मिलता है, उसमें भी कब? 2 से 3 वीक्स का बच्चा रहेगा उस वक्त हो सकता है कि होगा, या पहले से ही उसके अंदर में डिफेक्ट्स हो जाता है, मतलब मदर के उम्र में ही हो जाता है. तो इसके बारे में जानेंगे. हाइपरट्रॉफिड का मतलब क्या? हाइपरट्रॉफिड का मतलब है कि सेल का साइज या मतलब जो होता है कि इंक्रीज हो रहा है. सेल का साइज जो मसल्स है, हमारा पाइलोरिक मसल्स है, वो इंक्रीज हो रहा है. तो उसके कारण से होता है, इसलिए हाइपरट्रॉफिड देखने को मिलता है. हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है इसलिए हाइपरट्रॉफिड एस्ट्रोनोसिस बोलते हैं इसको. तो इसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन देखिए. इंट्रोडक्शन: नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टोमक पाइलोरस. क्या बोले थे? नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन. नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? लोअर पोर्शन. लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन ये किस चीज का? तो स्टोमक का हमारा लोअर पोर्शन है हमारा पाइलोरस. तो पाइलोरस में ही क्या हो रहा है? नैरोइंग. नैरोइंग मतलब छोटा सा नली जो होता है उसमें नैरो हो रहा है. मतलब समझ लीजिए एक पाइप है जिसमें कि किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो रहा है. ब्लॉकेज कैसे होगा? अब मान लीजिए ये ल्यूमेन है. अब ये ल्यूमेन जो मतलब कि एक तरह से मान लीजिए ये हॉलो रीजन है. हॉलो रीजन में अब ये हम किसी भी तरह का से मसल्स अगर इंक्रीज होता है
तो एक तरह से नैरोइंग देखने को मिले, ब्लॉकेज होगा। तो वही चीज है कि नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्टोमक के लोअर रीजन में, तो उसके कारण से होता है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ पाइलोरिक सर्कुलर मसल्स। जो हमारा ये सर्कुलर मसल्स होता है पाइलोरिक रीजन में, वो एक तरह से इंक्रीज हो गया, देखिए इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपरट्रॉफी किस रीजन, मतलब सेल, मतलब जो मसल्स का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। सर्कुलर मसल्स ऑफ स्टोमक, स्टोमक के पाइलोरिक रीजन का जो मसल्स है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसको एक तरह से नैरो बना दे रहा है। जो हमारा रीजन है पाइलोरिक रीजन, उसको नैरो बना दे रहा है। उसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को, ऑब्स्ट्रक्शन किसको, मतलब रुकावट आ रहा है। तो रुकावट आएगा तो कोई भी चीज़ हम अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, खाना कोई भी फीडिंग लेते हैं, चाहे कुछ मतलब बच्चा लेगा तो वो चीज़ अंदर नहीं जाएगा, जिसके कारण से मोमेटिंग भी देखने को मिलेगा। मोमेटिंग मतलब एक तरह से फोर्सफुली प्रोजेक्टाइल मोमेटिंग देखने को मिलेगा। एक तरह से जब भी कुछ भी लेगा, इनटेक करेगा तो वो चीज़ बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में जा नहीं रहा, तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, बाहर जा नहीं रहा, तो स्टोमक में रुका रहेगा भोजन। कुछ भी फीड जो होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वो स्टोमक में रुका रहेगा। स्टोमक में जब रुका रहेगा तो वो बाहर आएगा ही, तो वही चीज़ है। तो उसके बाद द सर्कुलर मस्कुलेचर ऑफ पाइलोरस इन थिकेंड एंड इंक्रीज इन शेप एंड साइज। क्या बोले, शेप एंड साइज इंक्रीज हो रहा है, किस चीज का, पाइलोरस का। पाइलोरस एक हमारा स्टोमक का जो है कि लास्ट पार्ट होता है, इतना समझ लीजिए। उसी में क्या हो रहा है, सर्कुलर मस्कुलेचर, जो सर्कुलर मसल्स है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए अब ये हमारा एक हो, ये समझ लीजिए पाइलोरस, अब ये इसमें सर्कुलर मसल्स होगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे मसल्स होगा। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज करके ये जो मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ऐसे मसल्स जो है कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से इसका नॉर्मल है। अब मान लीजिए ज्यादा अगर हो गया, ज्यादा हो गया तो छोटा ल्यूमेन हो जाएगा, तो उसी में मसल्स। अब ये क्या होता है, इट इज कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कभी बाद में, मतलब कि जिसे बच्चा हुआ तो मतलब कि उसमें कुछ दिन बाद मतलब हो रहा है, तो उसको एक तरह से एक्वायर्ड, जो कि हम लोग खुद बाद में बाय बर्थ नहीं मिला है। कंजेनाइटल होता है बाय बर्थ जो चीज़ मिला, मतलब बर्थ के पहले या मतलब बर्थ के दौरान मिला है तो उसको बाय बर्थ बोलते हैं। लेकिन अगर बहुत दिन ज़्यादा, मतलब बच्चा 2 महीना, मतलब कि 4 महीना का हो गया, 5 महीना उसके बाद हुआ, तो वो एक्वायर्ड होगा। तो एक्वायर्ड भी होता है, लेकिन ये चीज़ एक्वायर्ड रेयर होता है, ज़्यादातर कंजेनाइटल होता है। इसलिए कंजेनाइटल हाइपोट्रॉफिक स्टेनोसिस बोलते हैं या पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। तो उसके बाद ये 5 टाइम्स मोर देन कॉमन इन बॉय देन गर्ल्स। इसका कहने का मतलब है जैसे कि अब फीमेल, जो हमारी फीमेल चाइल्ड होती है उससे ज़्यादा मेल चाइल्ड में देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे बॉय जो होगा, जो बॉय होगा उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा, कितना, तो 5 टाइम्स ज़्यादा, 5 टाइम्स मोर देन गर्ल्स, गर्ल्स से ज़्यादा 5 टाइम्स मोर देन बॉय में देखने को मिलेगा। उसके बाद काउजेज क्या हो सकता है, एग्जैक्ट काउजेज इज अननोन बट सम एसोसिएटेड फैक्टर्स। मतलब कि इसका जो काउज होता है अननोन होता है, मतलब किसी भी तरह का कोई काउज, एग्जैक्ट काउज नहीं है इसका काउज अननोन होता है। तो लेकिन सम कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स आर हियर। तो जेनेटिक्स, प्रीडिपोजिशन मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए जेनेटिक्स में जो भी, मतलब जेनेटिक्स से आकर कुछ मतलब आता है, जो मतलब चांसेस बढ़ता है जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स प्रीडिपोजिशन। या फैमिली हिस्ट्रीज में अगर कि हो रहा है, किसी को हुआ है, तो वो भी हो सकता है। बोतल फीडिंग, मतलब बोतल से दूध दे रहे तो वो एक्वायर्ड होगा, वो चीज़ एक्वायर्ड होगा, मतलब एक्वायर्ड बाद में होगा। बोतल फीडिंग बच्चे बर्थ के बाद ही वो बोतल फीडिंग देंगे, उसके कारण से हुआ तो बाद में वो एक्वायर्ड होगा। एक्सपोजर टू इरेथ्रोमाइसिन इन अर्ली इन्फेंसी। अर्ली इन्फेंस मतलब कि जैसे कि बच्चा जैसे जन्म लेता, मतलब तुरंत, या मतलब कि उससे पहले, या मदर के उम्र में ही एक तरह से अर्ली इन्फेंसी। इरेथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स हमारा मेडिसिन है, मतलब इरेथ्रोमाइसिन अगर उसके एक्सपोजर में आता है तो उसके कारण से भी होगा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्ट, ये चीज़ क्लियर हो गया, इसका काउज अननोन है। और कुछ सम फैक्टर्स हैं जैसे कि बोतल फीडिंग्स, जेनेटिक्स फैक्टर हो सकते हैं, या इरेथ्रोमाइसिन से एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसके एक्सपोजर में आने से भी हो सकता है। तो उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब बोल सकते हैं साइंस सिम्टम्स। साइंस सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, तो साइंस सिम्टम्स प्रोजेक्टाइल मूवमेटिंग नन विलनेस। नन विलनेस का मतलब है उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होगा, बाइल आर नोट प्रेजेंट, बाइल आर नोट प्रेजेंट। नॉन विलस मतलब बाइल, तो यहाँ से कोई रूल ही नहीं बनता इसमें, मतलब बाइल नहीं मिल रहेगा। वोमिटिंग तो होगा लेकिन उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे नॉर्मली जैसे वोमिटिंग अगर नहीं हुआ है तो उसमें बाइल प्रेजेंट होता है किसी भी वोमिटिंग कंटेंट में। इसमें क्या होगा, मिल्क रहेगा, अगर बच्चा मिल्क ले रहा है तो मिल्क रहेगा। उसके बाद कुछ गैस्ट्रिक
कंटेंट्स रहेंगे, गैट्री मतलब HCl वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा स्टोमक का जो भी होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोजेक्टाइल मूवमेंटिंग। प्रोजेक्टाइल मतलब फोर्सफुली मूवमेंट होगा, मतलब एक तरह से जैसे कि आफ्टर फीडिंग कुछ भी मतलब ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, बच्चा लिया तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल मतलब फोर्सफुली मूवमेंटिंग होगा। उसके बाद वेट लॉस होगा, जिसके कारण से अगर फीडिंग नहीं इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है तो उसके कारण से, फीडिंग अगर अंदर नहीं जा रहा, मान लीजिए नहीं जा रहा तो उसके कारण से होगा ही। उसके बाद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जैसे ही मान लीजिए इंटेस्टाइन में कुछ भी कंटेंट्स दे रहे हैं तो जा नहीं रहा, तो एब्जॉर्ब हो रहा नहीं रहा, शरीर में न्यूट्रिएंट्स जा नहीं रहा, तो उसके कारण से डिहाइड्रेशन देखने को, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों देखने, कोई भी कंटेंट अगर इंटेस्टाइन में जाएगा नहीं तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा ही। उसके बाद या मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ कंटेंट यहाँ से पास ही नहीं हो रहा है, स्टोमक से पास ही नहीं हो रहा आगे इंटेस्टाइन में, तो स्टोमक से मतलब एक तरह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। ऑलिव शेप मास, ऑलिव शेप मास देखिए इसका मेन जो साइन सिम्टम्स हमारा है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मेन साइन होता है ऑलिव, ऑलिव शेप मास। ऑलिव शेप, ऑलिव एक फ्रूट है जो कि ओवल शेप का होता है, छोटा सा स्मॉल होता है। ऑलिव शेप मास उसको फील होगा, एक तरह से बच्चों को फील होगा, क्या होगा, ऑलिव, ऑलिव शेप मास बच्चों को फील होगा, मतलब कि उसके लगेगा एब्डोमेन में कुछ ऑलिव शेप मास मतलब लाइक होता है। मतलब ऑलिव एक फ्रूट है जो कि ओवल शेप का होता है, तो वो साइन सिम्टम्स में ऑलिव शेप मास फील हो सकता है बच्चों को। उसके बाद पेन इन एब्डोमेन, ये सब हो सकता है, पेन एब्डोमेन में पेन हो सकता है। उसके बाद हम लोग जैसे कि अब मैनेजमेंट देखेंगे, ये चीज़ समझ गए हमारा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो प्रोजेक्टाइल मूवमेंटिंग, उसमें भी प्रोजेक्टाइल मूवमेंटिंग होगा तो उसमें नॉन विलस होगा, मतलब कोई भी जो बाइल होगा, बाइल उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, जो हमारा बाइल होता है, बाइल जूस होता है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसके बाद वेट लॉस देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को, इरिटेबिलिटी देखने को, फैटिग देखने को मिल सकता है, थकान देखने को मिल सकता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद मतलब बहुत सा मतलब जो भी कारण है, मतलब GI का जो भी एबनॉर्मलिटीज है, इरेबिलिटी, बहुत सारा जो भी इसके अंदर आएगा। और एक तरह से जैसे कि वीकनेस भी देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वीकनेस देखने को मिलेगा ही। उसके बाद मैनेजमेंट में हम क्या देखें, मैनेजमेंट में जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं तो साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो साइन सिम्टम्स में जैसे कि हम लोग देखिए, सबसे पहला बात इसमें जैसे मैनेजमेंट में CRTS आपको दिख रहा होगा शायद, CRTS नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं। तो मैनेजमेंट में CRTS, सबसे पहला CRTS का मतलब कंटिन्यूअस राइल्स ट्यूब सक्शन, कंटिन्यूअस राइल्स ट्यूब सक्शन। CRTS का मतलब है कंटिन्यूअस राइल्स ट्यूब सक्शन। देखिए ये डायरेक्ट जब स्टोमक में कोई भी सक्शनिंग करते हैं और डायरेक्ट फीडिंग देते हैं, मतलब कि एक तरह से जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है निकालने का भी काम करते हैं और फीडिंग करने का भी काम करते हैं। मतलब एक तरह से जो भी होता है डायरेक्ट स्टोमक में फीड देते हैं, इससे या कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट बन रहा है तो उसको निकालते भी हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि एक तरह से कंटिन्यूअस राइल्स ट्यूब सक्शनिंग करते हैं, जो कि इससे निकाल सकते हैं। और कोई भी डाइट मतलब दे सकते हैं, जैसे कि फ्लूइडी डाइट, कोई भी प्लांटी डाइट मतलब दे सकते हैं, स्टोमक में डायरेक्ट देते हैं। या एक तरह से मेथड है, जैसे कि अब किसी गैस्ट्रिक कंटेंट मतलब ज़्यादा हो रहा है, वो इंक्रीज होगा तो उसके कारण से इससे बाहर निकाल देंगे ताकि माउथ से कोई भी फोर्सफुली मतलब नहीं हो। उसके बाद NPO करते हैं। NPO का मतलब, NPO शायद दिख रहा होगा आपको, NPO का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ मतलब कुछ भी चीज मतलब माउथ के दौरान नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नथिंग बाय माउथ मतलब कुछ भी माउथ के पाथवे से नहीं देते हैं, डायरेक्ट जैसे कि आप राइल्स ट्यूब के जरिए डायरेक्ट स्टोमक में दीजिए, ये चीज़ मतलब कर सकते हैं। उसके बाद IV फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, IV फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद एंटी इमेटिक्स मतलब मूवमेंटिंग्स हो रहा है, मूवमेंटिंग हो रहा है इसलिए एंटी इमेटिक्स दे सकते हैं जो कि मूवमेंटिंग को रोकेगा। उसके बाद H2 रिसेप्टर्स दे सकते हैं, H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, H2 रिसेप्टर लिख देते हैं यहाँ, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ये मिटा देते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा था
मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला था CRTS। CRTS का मतलब कंटिन्यूअस राइस ट्यूब सक्शनिंग, मतलब जो कि एक तरह से स्टोमक में डायरेक्ट सक्शनिंग करके हम लोग किसी भी कंटेंट को बाहर शरीर से निकालते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस से, तो उसी को बोलते हैं CRTS, कंटिन्यूअस राइस ट्यूब सक्शनिंग करके हम लोग किसी भी कंटेंट को स्टोमक से डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। उसके बाद NPU मतलब नथिंग बाय माउथ, ये एक प्रिवेंशन है, कुछ भी चीज़ माउथ से नहीं देना है। NPU करना मतलब नथिंग बाय माउथ, मतलब कुछ भी चीज़ माउथ के से नहीं देना, माउथ के पाथवे से नहीं देना, डायरेक्ट IV फ्लूइड दीजिए, या आप लोग डायरेक्ट स्टोमक में कुछ भी कर रहे हैं तो राइस ट्यूब के जरिए दीजिए, तो ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा था एंटी इमेटिक्स, जैसे एंटी इमेटिक्स दे रहे हैं। एंटी इमेटिक्स क्या करता है, एक तरह से मूवमेंटिंग को रोकता है, मूवमेंटिंग को रोकता है। दूसरा हमारा मैनेजमेंट क्या था, जैसे कि NPU यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद H2 रिसेप्टर्स था, H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, यहाँ पर शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं वहाँ लिख रहा हूँ। H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स क्या करता है, H2 हमारा जो हिस्टामिन्स होता है वो एक तरह से स्टोमक में, जैसे कि हमारा कुछ भी चीज़ गैस्ट्रिक कंटेंट को इंक्रीज करता है, तो हम लोग H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स देंगे ताकि वो चीज़ एक तरह से गैस्ट्रिक कंटेंट को इंक्रीज नहीं करे, उसको ज़्यादा रिलीज मत करे, तो उसको रोकने का हम लोग ब्लॉक करवाते हैं, एक तरह से इनहिबिशन करवाते हैं। H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स देते हैं हिस्टामिन्स 2 को, जो हमारा मतलब कि एक तरह से रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, और HCl का जो होता है सिक्रीशन कम हो जाता है, HCl का सिक्रीशन कम हो जाता है, मतलब स्टोमक में गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है PPI। PPI क्या है, PPI इसको बोलते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। उसके बाद ये भी जैसे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकता है, और भी बहुत सारे मतलब मेंटेन करता है, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकता है, और भी जो भी मतलब इरिटेबिलिटी है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि उसके बाद इसमें जैसे कि हमारा एक सर्जरी था, मेन हमारा जो ये है हमारा सर्जरी होता है, इसका मेन ट्रीटमेंट जो होता है, ये तो एक तरह से साइन सिम्टम्स जो भी दिख रहा है, अगर ज़्यादा मूवमेंटिंग हो रहा है तो हम लोग एंटीमेटिक्स दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा है तो H2O ब्लॉकर्स दे रहे हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स दे रहे हैं, प्रिवेंशन में NPO कर रहे हैं, मतलब कुछ भी माउथ से नहीं देना है। उसके बाद CRTS कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूअस राइस ट्यूब सक्शनिंग करके एक तरह से गैस्ट्रिक कंटेंट्स को बाहर दे रहे थे। और जैसे IV थेरेपी, मतलब IV फ्लूइड थेरेपी दे रहे थे, मतलब IV फ्लूइड बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे थे। ये सब मतलब प्रिवेंशन में आ जाता है, और साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन इसका मेन जो हमारा है वो सर्जरी है, हमारा मेन जो मैनेजमेंट है वो सर्जरी है। मेन ट्रीटमेंट इसका पाइलोरिक स्टेनोसिस का सर्जरी ही होता है। इसमें जो हमारा मसल्स यहाँ पर जो हमारा पाइलोरिक रीजन में हमारा ड्यूडेनम का जो पहला वाला, ड्यूडेनम से पहले और स्टोमक के नीचे जो हमारा लोअर पोर्शन होता है वो हमारा पाइलोरिक रीजन जो है कि सर्कुलर मसल्स जो है उसको मतलब एक तरह से हटा देते हैं, उसका मतलब हटा देते हैं, मतलब कि एक तरह से वहां से हटा देते हैं, उसी को बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी ये सर्जरी का नाम है। मतलब पाइलोरिक रीजन में जो भी मसल्स मतलब इंक्रीज हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रहा है, मसल्स इंक्रीज ग्रोथ हुआ है, मतलब तो उसको हम लोग हटा देंगे, तो उसको उसी का नाम है पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी ये सर्जरी का नाम है जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में करते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट मैनेजमेंट में पाइलोरोमायोटोमी है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, बस ये सर्जरी मेन है। और ये तो हमारा साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो जो चीज़ ज़रूरत होगा वो चीज़ देंगे। अब जैसे कि हमारा एब्डोमेन पेन होगा तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, तो वो चीज़ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी दिक्कत होगा तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन इसका मेन जो हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस का मैनेजमेंट होता है ये हमारा सर्जरी होता है, सर्जरी से ही ठीक होगा। ये तो कुछ दिन के लिए रोकने के लिए साइन सिम्टम्स। अब सर्जरी भी कब करेंगे, जब बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा, मतलब सर्वाइव करने लगेगा इन्वायरमेंट में। ऐसा नहीं तुरंत बर्थ हुआ तुरंत सर्जरी नहीं हो सकता, तो उसको पाइलोरोमायोटोमी जो होता है कि एक तरह से बच्चा जब 1 साल तक में मतलब शायद कर सकते हैं, तो 1 साल तक 1 ईयर जब हो जाएगा बच्चा 1 ईयर का हो जाएगा तब ये हमारा करेंगे पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी को करेंगे।
तो ये चीज़ समझ गए आप लोग, उम्मीद करूंगा समझ गए हो। नहीं समझे हैं तो फिर भी कमेंट करें, और समझ गए तो आपको कमेंट करना है, फीडबैक देना है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपना फीडबैक देना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।